इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। कहानी को सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यदि ये कहानी किसी के जीवन से समानता रखता हो तो इसे मात्र संयोग ही समझा जाए। पल पल सीमा को आज अपनी इज्जत लुट जाने का डर था, लेकिन वो किसी भी तरह से हार नहीं मानना चाहती थी। अभी भी वह अपने बचने की सारी उम्मीदों पर सोच रही थी। अरे बावली, कहाँ रह गई तू? जानकी की कड़कती हुई आवाज ने सीमा के पैरों की रफ्तार को बढ़ा दिया। बस आ रही हूं मामी। तेज कदमों से चलते हुए सीमा ने मामी से आगे बढ़ हाथ के दोनों थैले जमीन पर रख दरवाजे का ताला खोला। जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे मामा ऑफिस से आते ही होंगे। जानकी ने सोफे पर पसरते हुए कहा। जी मामी, कहकर सीमा कपड़े बदलकर चौकी में जा घुसी। एक तरफ कुकर में आलू बनने के लिए गैस में रखी, दूसरी तरफ जल्दी से परात निकालकर आटा गूंथने लगी। आटा गूंथते समय सीमा का ध्यान अचानक अपने हाथों पर चला गया। उसे अपने हाथों से घिन आई। आज भी गुरु महाराज उसके हाथों को देर तक सहलाते रहे और वह कुछ ना कह सकी। उन्हें देखकर कितनी नफरत होती है, पर मामी को कैसे मना करें? वे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही उसे गुरु भैरव देव की सेवादारी में भेज देती है। पहली बार जब सीमा वहां गई थी तो बड़ा सा आश्रम देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। खुली खुली जगह, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, खिचड़ी बालों की लंबी दाढ़ी, कुछ आगे को निकली हुई तौंत, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया, सफेद कपड़े पहने, चांदी से चमकते से आसन पर आंखें बंद किए बैठे गुरु महाराज सीमा को पहली नजर में बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगे थे, जिनके दर्शन से उसकी और उसके घर की सारी समस्याओं का जैसे खात्मा हो जाने वाला था। अपनी बारी आने पर बेखौफ सीमा उनके पास जा पहुंची थी। महाराज उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए देर तक उसे देखते रहे। मामी की खुशी का ठिकाना न था। उस दिन गुरु महाराज की कृपा उस पर औरों से ज्यादा बरसी थी। वापसी में महाराज के एक सेवादार ने मामी के कान में कुछ कहा, जिससे उनके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। तब से हर दूसरे तीसरे दिन वो सीमा को महाराज के पास भेज देती है। मामी कहती है कि गुरु महाराज की कृपा से उसके घर के हालात सुधर जाएंगे, जिससे दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई आसान हो जाएगी और उनका भविष्य बन जाएगा। सीमा भी तो यही चाहती है कि माँ की मदद कर उनके बोझ को कुछ कम कर सके। तभी तो दोनों छोटी बहनों और उन्हें गांव में छोड़ वो यहाँ मामा मामी के पास रहने आ गई है। पिछले साल जब मामा मामी गांव आए थे तब अपना दुखड़ा बताते हुए माँ को आंचल से आंखों के गीले कोर को पोंछते देख सीमा को बड़ी तकलीफ हुई थी। अभी 15 साल की हो चुकी थी सीमा, पर अभी भी अपने बचपन से बाहर नहीं निकल पाई थी। माली हालत खराब होने से पढ़ाई तो छूट गई थी, पर सखियों के संग मौज मस्ती अभी भी चालू थी। करीम चाचा के आम के बगीचे से कच्चे आम चुराने हों, मुनिया ताई के दालान से कांटों की परवाह के बगैर झरभेरी के बेर तोड़ने में उसका कोई मुकाबला न था। पर उस दिन किवाड़ के पीछे खड़ी सीमा अपनी माँ की तकलीफ जानकर हैरान रह गई थी। 3 साल पहले उसके अध्यापक बाबूजी किसी लाइलाज बीमारी में चल बसे थे। माँ बहुत पढ़ी लिखी तो न थी, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट बाबूजी की जगह पर उनके लिए टीचर की नौकरी का इंतजाम न कर पाए। अलबत्ता उन्हें और भाइयों के सुपरविजन का काम देकर एक छोटी सी तनख्वाह का जुगाड़ कर दिया। इधर बाबूजी के इलाज में काफी जमीन बेचनी पड़ गई थी। घर भी करीम चाचा के पास गिरवी पड़ा था। सो अब नाम मात्र की खेती बाड़ी और माँ की छोटी सी नौकरी 4 लोगों का खर्चा पूरा करने में नाकाम थी। सीमा को उस वक्त अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया था कि वह माँ के दुखों से कैसे अनजान रही। इसलिए जब मामी ने अपने साथ चलने के लिए पूछा तो उसने कुछ भी सोचे समझे बिना एकदम से हाँ कर दी। तभी से मामा मामी के साथ रह रही सीमा ने उन्हें शिकायत का कभी मौका नहीं दिया था। शुरुआत में मामी ने उससे यही कहा था, देख सीमा, हमारे तो कोई औलाद है नहीं, इसलिए तुझे हमने जीजी से मांग लिया है। अब से तुझे यहीं रहना है और हमें ही अपना माँ बाप समझना है। हम तुझे खूब पढ़ाएंगे जितना तू चाहे। बस मामी की इन्हीं शब्दों को सीमा ने गांठ बांध लिया था। लेकिन उनके साथ रहते हुए अब वो इतना तो समझ गई थी कि मामी अपने किसी निजी फायदे के लिए ही उसे यहाँ लाई है। फिर भी उनकी किसी बात का विरोध करे बगैर वो गूंगी गुड़िया बन मामी की सभी बातों को मानती चली जा रही थी, ताकि गांव में माँ और बहनें कुछ बेहतर जिंदगी जी सके। सीमा को यहाँ आए तकरीबन 10 महीने हो चुके थे,
लेकिन मामी ने उसे किसी भी स्कूल में दाखिल नहीं कराया था, बल्कि इस बीच मामी उससे पूरे घर का काम कराने लगी थी। मामा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। वैसे तो घर के काम करने में सीमा को कोई तकलीफ नहीं थी, और रही उस पढ़ाई की बात, वो तो गांव में भी छूटी हुई थी। उसे तो बस मामी के दकियानुसी विचारों से परेशानी होती थी, क्योंकि वह बड़ी अंधविश्वासी थी और उससे उल्टे सीधे काम कराया करती थी। वह कभी आधा नींबू काट कर उसको सिंदूर लगवाकर उसे तिराहे पर रख आने को कहती, तो कभी किसी पोटली में कुछ बांध कर आधी रात को उसे किसी घर के सामने फेंक के आने को कहती। मोहल्ले में किसी से उसकी ज्यादा पड़ती नहीं थी। मामी की बातें सीमा को चिंतित कर देती थी। वह भले ही गांव की रहने वाली थी, पर वो इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। उसके पिताजी भी बड़े प्रगतिशील विचारों के थे। उनकी 3 बेटियां उनकी शान थी। गांव के माहौल में भी 3 लड़कियां होने के बाद भी उन्हें कभी इस बात की शर्मिंदगी नहीं हुई कि उनके बेटा नहीं है। उनके विचारों से भरी सीमा इन अंधविश्वास पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे मामी के इन ढकोसलों का न सिर्फ हिस्सा बनना पड़ता, बल्कि उन्हें मानने को भी मजबूर होना पड़ता था। क्योंकि अगर वो इसमें जरा भी आनाकानी करती तो मामी तुरंत उसकी माँ को फोन लगाकर उसकी बहुत चुगली करती और उसके लिए उल्टा सीधा भड़काया करती थी। पर अभी जो सीमा के साथ हो रहा था वह तो और भी बुरा था। पिछले कुछ वक्त से उसने महसूस किया था कि आश्रम के काम के बहाने उसे गुरुजी के साथ जानबूझकर अकेले छोड़ा जाता है। सीमा छोटी जरूर है, पर इतनी भी नहीं कि अपने शरीर पर रेंग रहे उन हाथों की बदनीयती को न पहचान सके। वैसे भी उसने गुरुदेव को अपने खास कमरे में आश्रम की एक दूसरी सेवादारीन के साथ जिन कपड़ों और हालात में देखा था, उसे बहुत गलत लगे थे। गुरुदेव के प्रति उसकी भक्ति और आस्था उसी वक्त चूर चूर हो चुकी थी। मगर उसने यह बात जब मामी को बताई तो उन्होंने इसे नजर का धोखा कहकर बात वहीं खत्म करने को कह दिया था। तब से सीमा के मन में एक दहशत सी समा गई थी। वह बिना मामी के उस आश्रम में पैर भी नहीं रखना चाहती थी। अब सपने में भी वह बाबा अपनी आंखों में लाल डोरे लिए हंसता हुआ उसकी ओर बढ़ता चला आता और नींद में डर से कांपती हुई सीमा की चीख निकल जाती। पर मामी का गुस्सा उसे वहां जाने पर मजबूर कर देता। आखिर इस हालात में कब तक मैं बची रह सकती हूँ? काश मैं माँ को बता सकती थी। अगर मुझे यहाँ से ले जाते। सीमा का दर्द आंखों से बह निकला। बहरी हो गई क्या? कुकर सीटे पे सीटे दिए जा रहा है, तुझे सुनाई नहीं देता? अचानक मामी के चिल्लाने पर सीमा ने गालों पर ढुलक आए आंसू आहिस्ता से पोंछ डाले। जी मामी, यही हूं, कहकर उसने गैस पर से कुकर उतारा। सुन, आज गुरुजी का बुलावा आया है, सब काम निपटाकर वहां चली जाना। सुबह मामा के ऑफिस जाते ही मामी ने सीमा को फरमान सुनाया। मामी जी, एक बात कहनी थी आपसे, थोड़ा डरते हुए सीमा के मुंह से निकला। दरअसल मैं उन बाबा के पास नहीं जाना चाहती। वह मुझे अकेले में बुलाकर यहाँ वहां छूने की कोशिश करता है। मुझे बहुत घिन आती है। पागल हुई है लड़की? इतने बड़े महात्मा पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? उस दिन भी तू उनके बारे में अनाप शनाप बगे जा रही थी। तू बखूबी जानती है कि वह कितने चमत्कारी हैं। मामी जी, मैं आपसे सच कह रही हूँ, प्लीज आप मुझसे कोई भी काम करवा लो, लेकिन उनके पास मत भेजो। सीमा की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। देख सीमा, अगर तुझे यहाँ रहना है तो फिर मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तेरी माँ को फोन लगाती हूँ और तुझे यहाँ से ले जाने के लिए कहती हूँ। नहीं मामी, माँ पहले ही बहुत परेशान है, आप उन्हें फोन मत करना। आप जहाँ कहेंगे मैं चली जाऊंगी। सीमा ने दुखी होकर हथियार डाल दिए। यह सुनकर मामी के होठों पर एक राज भरी मुस्कान बिखर गई। पता नहीं उस दिन सीमा की मामी भी उनके साथ गुरुजी के आश्रम पहुंची। कुछ ही देर में बाबा भक्तों को दर्शन देने वाले थे। मामी बोली, तू यहीं बैठ, मैं अंदर कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ। सीमा को सबसे अगली लाइन में बैठाकर मामी ने उसे अपना मोबाइल फोन पकड़ाया और अंदर चली गई। बाबा, मैंने अपना काम पूरा किया, आपको एक कन्या भेंट की है, अब तो मेरी गोद में एक नन्हा राजकुमार खेलेगा ना। मामी ने बाबा के सामने अपना अचान फैलाते हुए कहा। अभी एक जिस्म से दूसरे जिस्म का मिलन बाकी है, जब तक यह काम नहीं हो जाता तो कोई उम्मीद लगाकर मत बैठना, बाबा के पास खड़े सेवादार ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। हमने तुझे पहले ही कहा था कि गुरु भैरव देव और कन्या के मिलन में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तुझे उसे खुद तैयार करना होगा। इस काम में गुरुजी को जबरदस्ती पसंद नहीं। ठीक है, कल तक ये काम भी हो जाएगा, मामी ने बाबा के पैर को छूते हुए कहा। उधर तुरंत ही किसी काम से मामा का फोन आने से सीमा मामी के पीछे चल पड़ी थी। उसने जैसे यह बातें सुनी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। मामी को आता देख सीमा थोड़ी सी आड़ में खड़ी हो गई। कहाँ गई थी? उसे अपने पीछे आता देख मामी ने हैरानी से पूछा। बाथरूम गई थी, सीमा ने धीरे से इशारों में बताया। सीमा बुरी तरह डर चुकी थी।
अपनी मामी का खौफनाक चेहरा उसके सामने आ चुका था। अब तक उसे यही लगता था कि मामी भले ही तेज है पर दिल की अच्छी है और बाबा की सच्चाई से बेखबर है। जिस दिन उन्हें गुरुजी की असलियत का पता चलेगा वे उसे कभी आश्रम नहीं भेजेंगी। पर अब खुद उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा उड़ गया था। उसे मामी की हर चाल अब समझ में आ चुकी थी। शादी के 10 साल तक भी बेऔलाद होने का दुख उन्होंने इस तरह दूर करने की कोशिश की। गांव में ही आकर उनकी गरीबी पर तरस खाकर उसे यहाँ एक साजिश के तहत लाना और बाबा के आश्रम में जबरदस्ती भेजना, इन बातों का मतलब अब वह समझ चुकी थी। लेकिन अब सीमा क्या करे? उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह बस हमेशा की तरह उनके आंचल के पीछे छुप जाना चाहती थी। मैं माँ से इस बारे में बात करूं क्या? पर माँ तो मामी की बातों पर इतना भरोसा करती है कि मेरी बातें उसे झूठी ही लगेंगी। और फिर घर के हालात, अगर माँ जान भी जाए तो क्या उसका गांव जाना ठीक होगा? वहां माँ अकेली और 4-4 लोगों का खाना पीना खर्चा कैसे संभालेंगे? बेबसी और पीड़ा से उसकी आंखें भर आई। सीमा, आज 3 लीटर दूध ले आना। आज तेरी पसंद की खीर बना दूंगी। तुझे मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है ना? आज मामी ने उसे प्यार से खाना परोसा। खाना खाकर रात को बिस्तर पर लेटी सीमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मामी ने आज उसे बहुत लाड किया था और माँ बहनों के सुखद भविष्य का वास्ता देकर सच्चे भाव से बाबा की हर बात मानकर उनकी भक्ति में डूब जाने को कहा था। पर अब वह बाबा की भक्ति में डूब जाने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। अगले दिन मामी की योजना के तहत सीमा बाबा के खास कमरे में थी। दूसरे सेवादारों ने उसे कपड़े गहने वगैरह पहनाकर दुल्हन की तरह सजा दिया था। पल पल कांपती सीमा को आज अपनी इज्जत लुट जाने का डर था, लेकिन वह किसी भी तरह से हार नहीं मानना चाहती थी। अभी भी वह अपने बचने की सारी उम्मीदों पर सोच रही थी कि गुरु भैरव देव ने कमरे में प्रवेश किया। आम जन का भगवान एक शैतान की तरह हंसता हुआ सीमा की तरफ बढ़ चला। बाबा, मैं पैर पड़ती हूँ आपके, मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। उसने दौड़कर बाबा के चरण पकड़ लिए। देख लड़की, सुहाग सेज पर मुझे किसी तरह का दखल पसंद नहीं। क्या तुझे समर्पण का भाव नहीं समझाया गया? बाबा की आंख में वासना का ज्वार अपने हद पर था। उसके मुंह से निकला शराब का भपका सीमा के सांसों में पिघलते शीशे जैसा समाने लगा। बाबा, छोड़ दीजिए मुझे, हाथ जोड़ती हूँ आपके। सीमा ने अपने शरीर पर रेंगरे उन हाथों को हटाने की पूरी कोशिश की। वैसे तो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता, पर तेरे रूप ने मुझे सम्मोहित कर दिया है। पहले ही मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ, अब और नहीं। चिल्लाने की सारी कोशिशें बेकार है। तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, कहकर बाबा ने सीमा के मुंह पर हाथ रख उसे बिस्तर पर पटक दिया और एक वैसी दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा। तभी अचानक धड़ाक की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। अगले ही पल पुलिस कमरे के अंदर थी। बाबा की पकड़ तनिक ढीली पड़ते ही घबराई सीमा छिटक कर अलग खड़ी हो गई थी। पुलिस के पीछे सीमा को जोर जोर से आवाज लगाते हुए उसकी मां ने कमरे में प्रवेश किया और डर से कांप रही सीमा को अपनी छाती से चिपका लिया। इस तरह अचानक रंगे हाथों पकड़े जाने से हवस के पुजारी गुरु भैरव देव के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। फिर भी वह पुलिस वालों को अपने रौब का हवाला देकर धमकाने लगा। तभी उसकी एक पुरानी सेवादारी ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। पहले वह भी इसी बहस के हवस का शिकार हुई थी। वह बाबा के खिलाफ पुलिस की गवाह बनने को तैयार हो गई। बाबा का मुखौटा लगाए उस ढोंगे का पर्दाफाश हो चुका था। आखिरकार एक नाबालिग लड़की पर रेप और जबरदस्ती करने के जुर्म में बाबा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सभी चेले चपाटे कानून के शिकंजे में पहले धरे जा चुके थे। माँ की छाती से लगी सीमा को अभी भी अपनी सुरक्षित बचने का यकीन नहीं हो रहा था। माँ, मामी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ। मैं सब जान चुकी हूँ मेरी बच्ची। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू चिंता मत कर, भाभी को भी सजा मिलकर रहेगी। पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मैं अपनी बच्ची की इस बदहाली के लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तू मेरे पास ही रहेगी मेरी बच्ची। तेरी माँ गरीब जरूर है पर लाचार नहीं। मैं तुझ पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरी मति मारी गई थी, मैं भाभी की बातों में आ गई और सुनहरे भविष्य के लालच में तुझे अपने से दूर कर दिया। भला हो तुम्हारे उस पड़ोसी का जिसने तुम्हारे दिए नंबर पर फोन करके मुझे इस बात की जानकारी दे दी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। शर्मिंदगी में माँ अपने आप को कोसे जा रही थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं जानकी की असलियत से अनजान था। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया। कभी जानने की कोशिश नहीं की कि सीमा किस तरह के और कैसे हालात में रह रही है। सामने से आ रहे मामा ने अपनी बहन के पैर पकड़ लिए। बहन ने कोई जवाब न दे अपने भाई पर एक तीखी नजर डाली और बेटी का हाथ पकड़कर अपने घर की राह पकड़ी। सीमा मन ही मन उस पड़ोसी का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसे दूध लाते वक्त उसने माँ का फोन नंबर दिया था और उसने ही समय रहते माँ को मामी की कारगुजारी के बारे में बताया था।
जिसके चलते ही आज वो अंधविश्वास के बलि देवी पर चढ़ने से बच गई थी।